बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि भारत की तरफ से हर रोज गीदड़ भपकियां लगाई जाती हैं कि शेर आया शेर आया, हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम सिंध को अपना हिस्सा बना लेंगे, कश्मीर हमारा अटूट अंग है और इस तरह की चीजें। और लोग ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया के आसमानों पर इस वक्त बारूद का धुआं उठ रहा है और आने वाले दिनों में एक बड़े मार्के की तैयारी की जा रही है। नाजरीन, तो आपको मैं आज इस वीडियो में उन दो मिसाइलों के बारे में बताऊंगा जो कि एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया लेने जा रहा है। आसमानों पर कब्जा किसका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये मिसाइल फैसला करेगा। और पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम है और भारत किस मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बात समझने की जरूरत है कि आज से कई सदियों पहले मैदाने जंग जमीन और मिट्टी के चटियल मैदान हुआ करते थे, हथियार लोहे के होते थे और तलवार की एक जर्ब जंगों के फैसले करती थी। फिर वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदलती गईं और इंसान ने एक दूसरे को तबाह करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए। पहले शाहसवार घोड़ों पे बैठ के फतह करने जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि पायलट जेट तैयारों पे बैठ के आसमानों को मैदाने जंग बनाने के लिए और आसमानों पर कब्जा करने के लिए जाना शुरू हो गए। और उसके बाद हमने ये देखा कि डॉग फाइट बहुत मशहूर हुई। क्यों? क्योंकि डॉग फाइट आमने सामने एक दूसरे के तैयारों को तबाह करती थी। उनकी रेंज चंद किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी और वो एक दूसरे को देख के रडार गाइडेंस से हमला करते थे। लेकिन उसके बाद फिर वक्त बदला। अमेरिका ने एक ऐसा मिसाइल बनाया जो पहले 15 किलोमीटर और उसके बाद 120 किलोमीटर तक रडार की मदद से वो जहाज को गिरा सकता था। यहां पे साइंस चेंज हो गई और वो साइंस ये थी कि आपको एक ताकतवर जहाज के साथ एक ताकतवर रडार और एक ताकतवर मिसाइल चाहिए। और फिर हमने ये देखा कि चीन और रूस भी इस रेस में शामिल हो गए और रूस ने इस वक्त लेटेस्ट तरीन जो अपना मिसाइल हाल ही में 2022 में यूक्रेन के Su-27 उड़ा के साबित किया है और उसको एरियल स्नाइपर का नाम दिया गया है। इसका नाम है KR-37M। अब यह भारत लेने जा रहा है। राजनाथ और रशियन काउंटर पार्ट ने इस मुआहिदे के ऊपर सुना है कि दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन यह कहानी बहुत लंबी है। आपको पता है कि PL-15 अगर पाकिस्तान के पास ना होता और अगर भारत यह सोच रहा होता कि पाकिस्तान के मिसाइलों की रेंज 125 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है और वो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पे पाकिस्तान पर बरामूस मिसाइल बरसा रहे थे, तो एक ही लम्हे में 6, 7, 8 तैयारे तबाह हो जाना और पाकिस्तान का यह कहना कि हम 60 तैयारे भी गिराने की पोजीशन में थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आसमान पर हालिया दौर की सबसे बड़ी फिजाई जंग हो रही थी जिसमें 124 के करीब तैयारे हिस्सा ले रहे थे। और वहां पे खेल यह हुआ कि कहा यह जाता है कि PL-15 की जो एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज है वो 150 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को ओरिजिनल PL-15 दिया जो कि उसने खुद अपनी फौज के लिए बनाया था और जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा थी। और अब पाकिस्तान को PL-17 मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने भी R-37M लेने जा रहा है। अब आपको पता है कि भारत ने एटम बम बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, भारत ने मिसाइल बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, भारत ने जो कुछ भी बनाया पाकिस्तान ने जरूर बनाया। और जिस दिन उन्होंने राफेल लिए थे पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया था कि उसने राफेल को गिराना है और 3 साल तक राफेल को गिराने के फार्मूले ढूंढे गए और J-10C भी आया और PL-15 भी आया और एक मल्टी डोमेन सिस्टम भी बनाया गया। लेकिन अब जो है वो मैदाने जंग फिर बदलने जा रहा है। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो ये है कि R-37M एक मिसाइल है, ये हर जहाज के साथ नहीं लगता, ये रशियन मिसाइल है, ये रशियन जहाज के साथ ही लगेगा। लेकिन Su-30 MKI भारत के पास मौजूद है
और इसको इतना आसान नहीं है कि वहां से लाके इसको फिट कर दिया जाए। इसकी मॉडिफिकेशन, इसका सॉफ्टवेयर, इसका हैवी रेडार, इसकी फायर कंट्रोल सिस्टम और इसकी फ्लाइट टेस्ट, ये सब कुछ अभी होना बाकी है। रूस में ये हो चुका है और अब ये सारी की सारी अपडेट्स भारत को मिलने जा रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये वो मिसाइल है जो दुश्मन की फिजा में ना तो अवैक्स को उड़ने देता, वो अवैक्स जो के ऊपर एक तरह से आंख होता है और वो 400-500 किलोमीटर तक जो है रेंज के अंदर हर खतरे को भांप रहा होता है। और जो ये मिसाइल है जिसमें PL-15 हो गया, R-37M हो गया, इसको ये अपनी मंजिल तक पहुंचाता है और जहाज इसको फायर करके निकल जाता है ताकि दोबारा उसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक ना हो सके। तो हम ये देख रहे हैं कि ये अवैक्स को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है, ये टैंकर्स को भी सलाहियत रखता है तबाह करने की, यानी वो टैंकर्स जो कि फिजा के अंदर तैयारों की रिफ्यूलिंग करते हैं। अगर आप वो टैंकर को तबाह कर दें तो अंदाजा लगाएं कि जो तैयारे हैं उनको नीचे जमीन पर आके रिफ्यूलिंग करके दोबारा उड़ना पड़ेगा, तो आपका आसमान खाली हो जाएगा और महाज खाली होने की वजह से जो आसमान है उस पर कब्जा मुखालिफ फोर्स का हो जाएगा। तो यह चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। अब इससे पहले भी R-37 की बात चली थी और भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब फिर लेने की बात की जा रही है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि बेशक भारत की मईशत 5वें नंबर की बड़ी मईशत हो सकती है, लेकिन इनके दिमाग बिल्कुल छोटे हैं और इनकी सोच बनने वाली है। ये 1+1 तो कर सकते हैं, लेकिन जंग इनके बस की बात नहीं है। और यहां पे हम ये देख रहे हैं कि मोदी ने 2019 में, आपको पता है कि बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक के मौके पे ये कहा कि बादल थे इसलिए हमने ये फैसला किया कि इसका फायदा उठा के पाकिस्तान पर हमला किया जा सके ताकि तैयारे नजर ना आए। और मोटी बुद्धि, जो तैयारे हैं वो रेडार ने देखने हैं, वो इंसानी आंख ने नहीं देखने, और रेडार बादलों का मोहताज नहीं होता। यहां पे भी यही काम किया गया कि जनाब ये R-37 तो 510 किलो का मिसाइल है, इससे डॉग फाइट नहीं हो पाएगी। भाई डॉग फाइट आपने 400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल लगा के करनी है। डॉग फाइट तो 2 किलोमीटर के फासले से, 1 किलोमीटर के फासले से होती है। और डॉग फाइट अगर आपने करनी है तो फिर आपको इस मिसाइल की जरूरत नहीं है, फिर आपको जो तेजा में आपने गोलियों वाली पिस्टल लगाई हुई है वो इस्तेमाल करें और वो चलाएं, जबकि आपको 200-300 किलोमीटर दूर से ही जैसे ही आप अपने एयरबेस से प्रवास करेंगे आपको उड़ा दिया जाएगा। यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस तरह तलवारों से तोपें और तोपों से फाइटर जेट मैदान बदल चुके हैं और पाकिस्तान भी अब इस मैदान की तैयारी कर रहा है। अब यहां पे जो है आत्मर नरभान, ये मेरे वर्ड भी मुझे नहीं आता, इसका मतलब यह है कि भारत की जो डिफेंस की इंडिजीनियस प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जाए और हर चीज भारत में बनाई जाए। अब जो तेजा बनाया उसके नसीब तो पूरी दुनिया ने देख लिए और आर्मीनिया ने $1.2 बिलियन का जो एग्रीमेंट किया था वो कैंसिल कर दिया 12 तेजाज का, और पूरी दुनिया से थू थू हो रही है। यहां तक कि ये प्लान तो कर रहे थे कि ये अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया ने जब इनका तमाशा देखा तो अब इस वक्त तेजा बच्चों का खिलौना बन चुका है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 40 साल आपने लगा दिए तेजा को बनाने के लिए, अब ये एब्सोल्यूट हो चुका है और अब आप इसको अंबानी और अडानी की बच्चियों की शादी में गिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहां पे ये बनाते हैं एस्ट्रा जो है ये BVR मिसाइल है, ये खुद भारत बना रहा है। इसकी रेंज 110-160 किलोमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि Mark 1 हमने बना लिया, Mark 2 जो है वो बस बना पड़ा है, Mark 3 के ट्रायल हो रहे हैं। हम भी 300-400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल बनाएंगे, लेकिन उसके नसीब भी वही होंगे जो इससे पहले हो चुके हैं। आप ये देखें कि अगर भारत को इसकी सेंस होती और अगर उसने बालाकोट से कुछ सीखा हुआ होता तो वो कभी भी राफेल को बगैर मेटियोर मिसाइल के मत भेजता, क्योंकि मेटियोर मिसाइल की रेंज भी 150 से 160 किलोमीटर तक है। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह PL-17 लेने जा रहा है और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर जो रेडार लगाया है वो KLJ-7 ईसा रेडार है। एक बात आप देख लें, जिस तरह
आपको गोली चलाने के लिए आंख की जरूरत होती है कि आप उस टारगेट को देखें। इसी तरह आपको मिसाइल चलाने के लिए रेडार की जरूरत होती है। अगर रेडार के अंदर कोई भी टारगेट आ जाए तो वो कितने किलोमीटर पे है, कितनी हाइट पे है, क्या किस किस्म का उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, वो सब कुछ फैसला करता है कि मिसाइल ने जाके अपने निशाने पे लगना है। हीट सीकर से लेके उसके जीपीएस सिग्नल सीकिंग तक हर चीज जो है इसमें मैटर करती है और ये पूरी साइंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 जल्द ही PL-17 मिसाइल के साथ लेस होने जा रहा है, जो कि 300 से 400 किलोमीटर तक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ ही J-10C के अंदर भी बिल्कुल वही अपडेट्स हो रही हैं जो कि Su-30 MKI में रशिया कर चुका है। चाइना इसको कामयाबी से कर चुका है और पाकिस्तान को ये अपडेट्स देने जा रहा है। शायद एक अपडेटेड तैयारा भी मिसाइल के साथ आ जाए इसको फायर करने के लिए, लेकिन इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि मैदान जंग बदल चुके हैं और पाकिस्तान अगले महाज के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। और इस वक्त आसमान पर कब्जा शाहीनों का है और भारत अपनी, मैं ये कह सकता हूं पंजाबी में कहते हैं, प्यो भी नहीं कर सकता अटैक जब तक कि उसको ये यकीन ना हो जाए कि अब दोबारा आसमान पे उसके राफेल हिफाजत के साथ उड़ सकेंगे या नहीं उड़ सकेंगे। अगर उन्होंने ग्राउंड रॉकेट फोर्स के साथ बरामूस फायर करने हैं तो वो करके देख ले। हमने भी HQ-19 लेने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा दिफा भी इस हवाले से जल्द बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों मुमालिक ने इस जंग के अंदर जो जो टेक्निकल ग्लिचेस और जो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कमी महसूस की है उस सब को बड़ी तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। और आने वाला जो महाज है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा और उसमें ये पुराने इक्विपमेंट के बजाय नए हथियारों का नाम आप सुनेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।